आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि मुल्क एक इंतहाई नाजुक और संगीन दौर से गुज़र रहा है। और इस संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी कर सकते हैं कि मुल्क में चंद ही लोग रह गए हैं जो मुल्क में जो बीत रही है, जो जिस तरह के हालात रोनुमा हो रहे हैं, जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस पर बोलने के लिए तैयार है, उस पर बोलने की हिम्मत कर रहे हैं, जुर्रत कर रहे हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ हैं रविंद्र कुमार साहब, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के सदर भी हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। पिछले 40-50 सालों से वो इसी महाज पर काम कर रहे हैं और मुल्क में रवादारी लाना चाहते, फ़िरक़ावाराना रवादारी लाना चाहते हैं और फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ एक मोर्चा खोले हुए हैं। तो उसी हवाले से जो आजकल मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ और दूसरे मुकामात पर हुआ, उसी हवाले से बात करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र कुमार साहब, आप जो है पिछले 40-50 सालों से फ़िरक़ा परस्त के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। जिस तरह के वाक़यात पेश आए, ख़ास तौर से जो मजहबी जुलूस है, मजहबी जो त्यौहार है, उसको जो है एक ख़ास पर्पस के लिए, वायलेंस के लिए इस्तेमाल करने का एक पुरानी जो है हमारे पास ट्रेडिशन चली आ रही है। लेकिन अब उसके अंदर कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि कम्प्लिसिट है एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कम्प्लिसिट है और पॉलिटिकल पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मान के चलिए कि अगर हिंदुस्तान में या कहीं पर भी कोई दंगा फसाद होता है तो उसमें अगर सरकार की मिली भगत ना हो तो ये मान के चलिए कि दंगा फसाद नहीं होगा। लेकिन अगर एक कहावत है कि अगर बाड़ी खेत को खाने लगे तो खेत को बचाएगा कौन। तो आज के समय के हिंदुस्तान में जितने भी दंगे हुए हैं उनका इतिहास मैं ये कहूँगा कि एक पक्ष उसमें आरएसएस जरूर होता है। किसी का भी दंगा फसाद हो जाए, चाहे ऊना की घटना हो कि उसमें उन लोगों को पीटा गया जो कि अछूत लोग थे या जो दूसरा काम करते थे, जानवरों का चमड़ा निकालते थे गुजरात में। अब हिम्मतनगर गुजरात में जो दंगे हुए, अब जो खरगोन में दंगे हुए, जो करौली में राजस्थान में दंगे हुए, उन सब दंगों का एक पैटर्न है। वो पैटर्न यह है कि पहले ये होता है कि जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकल रहा है तो रास्ते में मस्जिद आई तो वहाँ से लोगों ने उन पर पत्थर फेंके। अब पत्थर फेंकने की खबर आई तो उसके बाद जो है ये दिखाते हैं कि वो जो हिंदू भगवा झंडे लेके जुलूस निकाल रहे हैं वो बेकाबू हो गए और उसका नतीजा ये होता है कि मस्जिद पे पथराव होता है, मस्जिद को डैमेज किया जाता है और उसके बाद जो है मुसलमानों के घरों को, उनके फैक्ट्रियों को, उनकी दुकानों को जला दिया जाता है। तो एक तरह से नुकसान किसका है? हर दंगे का नुकसान जो है मुसलमान को होता है, हर दंगे का नुकसान जो है वो शेड्यूल कास्ट को होता है, हर दंगे का नुकसान जो है वो आदिवासी को होता है। तो ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं, अगर आप उसकी एनालॉजी ढूंढें तो हर दंगे का नुकसान अगर किसी गरीब को, मजलूम को हो रहा है तो ये कहना कि उसने दंगा शुरू किया है गलत है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जब भी किसी भी सरकार को इस तरह की हरकत करनी होती है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए शुरू हुई कि जब हिटलर ने तय किया कि मुझे पोलैंड पे हमला करना है तो उसने अपने कुछ सैनिकों को पोलैंड के सैनिकों की वर्दी पहनाकर पोलैंड में घुसेड़ दिया और पोलैंड और जर्मनी की जो सीमा थी वहाँ पर उसने दिखाया कि पोलैंड के सैनिकों ने जर्मनी के सैनिकों को मारा, हमारी चौकी पे हमला किया और तब हिटलर ने कहा हमें इनसे बदला लेना है। और बदला लेने के लिए वो गए और उसके बाद पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसमें 5 करोड़ लोग मारे गए और एक तरह से सारे जो राष्ट्र हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने, आप समझिए कि फासिस्टवादी जो जर्मनी था, इटली था, जापान था, जो इन सब देशों से लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि अदरवाइज़ अगर ये लड़ाई हिटलर जीतता, मुसोलिनी जीतता या जापान जीतता तो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती और पूरी दुनिया में फांसीवाद आ जाता। तो आप एक पैटर्न को समझिए, ये जो पैटर्न हिटलर ने बनाया है, ये जो पैटर्न मुसोलिनी ने बनाया है, वो हिंदुस्तान में एप्लीकेबल हो रहा है। और वो एप्लीकेबल इस तरह होता है कि जी कुछ लोग आए, उन्होंने पत्थर फेंके, पत्थर फेंकने वाला कभी गिरफ्तार नहीं होता। और जो विजुअल्स आते हैं, यानी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट में जो दंगे हो उनका भी यही पैटर्न था कि लोगों ने ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और उसमें बड़ी बड़ी चैट हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि अदालत ने जब खुद उसकी जांच की तो चैट के ग्रुप के बेस पर 6 हिंदू लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि ये लोग जो है ये साजिश कर रहे थे। तो नतीजे में क्या देखते हैं हम कि हमारी जो पुलिस है उसका एक तरह से चरित्र जो है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है।
आज के समय में पुलिस हो, फौज हो या दूसरे संगठन हो, उनमें अतिवादी लोग या बायोगेटिक लोग या कट्टर लोग इतने ज़्यादा आ गए हैं कि वो न्याय करने या किसी तरह की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम नहीं है, वो खुद हिस्सा बन जाते हैं। अच्छा सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कानून जानते हैं अच्छी तरह से, कानून के हवाले से जो है लड़ाई लड़ते हैं। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई हम मकान गिरा देंगे, बुलडोज़र चला देंगे। ये बुलडोज़र का जो है नया कंसेप्ट जो ले आया है, तो जाहिर बात है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है तो शपथ ली है, हलफ लिया है, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आप कोई भी चीज़ को गिरा नहीं सकते बगैर जब तक प्रूव ना हो, एक सेट प्रोसीजर होता है। तो ये जो मनमानी जो चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है, कोई सो मोटो एक्शन नहीं आ रहा उसकी तरफ से, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो मंत्री होता है वो जब शपथ लेता है तो वो लिखता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान की रक्षा करूँगा। विधि मतलब जो कानूनी संविधान है, जो हमारा राज्य का सिस्टम है, उसकी रक्षा करूँगा, शपथ लेते हैं। और अगर वो शपथ को एक तरह से नामंजूर कर रहा है तो इसका मतलब वो दोषी है, उसको तुरंत उसके पद से हटाया जाना चाहिए। और नैतिकता का तकाजा, पहले एक शब्द आप बहुत सुनते होंगे, नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया, नैतिक आधार पर ये कहा। अब नैतिक शब्द आता ही नहीं। अब नैतिकता को हिंदुस्तान की राजनीति में नैतिक शब्द का मतलब ही कोई नहीं है। अब तो यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी अब जो है चीफ मिनिस्टर कहता है बुलडोज़र चला दूंगा, गर्मी शांत कर दूंगा। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हाँ जी बुलडोज़र सरकार है। तो इसका मतलब यह है कि विधि द्वारा स्थापित जो हमारी शासन व्यवस्था है वो आज के दिन में सरकार ने खुद खत्म कर दी है। और ये सरकारें अनार्किस्ट हो गई हैं। अनार्किस्ट इसलिए कि जिसकी ताकत है, जो ताकतवर है वो लड़ेगा और ताकतवर ही जीतेगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले आदमी क्या होता था कि गुंडों ने, डकैतों ने उस पर हमला किया तो सरकार पे जाता था, पुलिस थाने जाता था, FIR होती थी, तो फिर वो मामला कोर्ट में जाता था। कोर्टों में आज के समय में यह है कि अगर आप अदालत में जाते हो तो वहाँ इतनी देरी लगती है, आपको 6 महीने बाद की डेट दे देंगे। यानी कि अगर कोई जो मुकदमों की संख्या है और मुकदमों का जो तरीका है वो देखेंगे कि आज मुकदमा शुरू हुआ और आदमी हो सकता है आधे से ज़्यादा अभियुक्त मर जाए, आधे से ज़्यादा जो है गवाह मर जाए, आधे से ज़्यादा जो पैरवी करने वाले वो मर जाए, आधे से ज़्यादा वकील मर जाए, तब उसके बाद उस मुकदमे का फैसला आता है और उस फैसले का कोई मतलब नहीं रहता। अब आपने कहा कि अदालतों में हमने देखा, तो अदालत में लोगों को, जितने भी अपराधी लोग हैं, उन्हें पूरा इस शासन व्यवस्था पर विश्वास है। उन्हें पता है हम 100 कत्ल कर दें, 1 कत्ल कर दें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और ना बिगड़ने की वजह से देश में कानून और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास नहीं है। आज के समय में अगर आप सोचें कि पुलिस आप जाएं और आपकी FIR लिख ले, मैं आपको दावे से कहता हूं आपकी FIR नहीं लिखी जाएगी। तो इस हालत में हम देखते हैं कि सरकार को भी पता है कि अदालत में न्याय नहीं होगा। सरकार भी उल जलूल कानून पास करती रहती है और कानून पास करके वो समझती है कि हमारा कुछ बिगड़ना नहीं। जैसे अभी समझिए आप, इलेक्शन पिटीशन होती है, उसमें लिखा होता है 6 महीने में उसका फैसला होना है। लेकिन इलेक्शन पिटीशन आप डालो, अगला चुनाव भी हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है उसका फैसला है। तो इसका मतलब उसका पर्पज़ जो है ख़त्म हो जाता है। तो हिंदुस्तान में कानून जो है, जो न्यायपालिका है, वो उसको इन मुकदमों में एक पहल खुद करनी चाहिए। जैसे आपने देखा पाकिस्तान में, वहाँ की संसद में कुछ गलत हुआ, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला किया कि हम इसे सुनेंगे और 4 दिन में फैसला दे दिया। आप बताओ हिंदुस्तान में कौन से मामले में 4 दिन में फैसला हुआ है? मैं कहूँगा 4 साल में नहीं फैसला होता। एक आध रेप के केस हैं जिनमें अदालतों ने तुरंत संज्ञान लेकर 1 दिन में भी फैसला किया। तो इन दंगों की बात को लेकर या तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट या गुजरात की हाई कोर्ट या राजस्थान की हाई कोर्ट को तुरंत संज्ञान लेकर 3-4 दिन में अगर फैसला करें तो उससे लोगों को लगेगा कि कानून में हमारा विश्वास है। अदरवाइज कानून यह है कि मार पीछे पुकार वाली बात है कि आप पिट भी गए, लुट भी गए, आप ख़त्म भी हो गए, और फिर जो है भाई कहावत है कि भाई देव देव आलसी पुकारे, कि जो जिस आदमी का बेसहारा होता है वो भगवान का सहारा लेता है। लेकिन भगवान भी तो किसी तरह से ही प्रकट होकर काम करेगा। तो न्याय दिलाना, इंसाफ दिलाना भगवान की जिम्मेदारी नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है और अदालत की भी जिम्मेदारी। और इसीलिए हमारे देश में कानून है। अब जो ये है कि भाई पत्थर फेंके और उन्होंने बुलडोजर चला दिया, तो मैं इसको कहता हूँ कि देश में कंगारू न्यायालय हो गई हैं। कंगारू न्यायालय ये होती थी, हिटलर के टाइम में ये था कि भाई हिटलर ने अदालत बनाई और लोगों को ये कहता था कि भाई ये लोग जो है हिटलर के खिलाफ हैं, इनको जो है फांसी दो या इनको जो है गैस चैम्बर में भेज दो। तो 2 दिन में वो 1 लाख लोगों को फैसला कर देते थे। इसी तरह जब स्टालिन
रूस में आया तो उसने अपने विरोध के जो लोग थे उनके लिए कंगारू कोड बनाते थे, फैसला पहले तय होता था, उसको सजा दो और जेल भेज दो, या उसको कंसंट्रेशन कैंप जो साइबेरिया में होता था वहाँ भेज देते थे। पोल पोट का एक नतीजा है कि पोल पोट जो कि कंबोडिया का एक तानाशाह था, तो जब उसकी सरकार गई तो उसके लिए एक अदालत बैठी, 3 दिन में उसे फैसला दे दिया और पोल पोट को उसमें सजा दे दी। उसके बाद उसकी जो जांच जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने की, यूएनओ ने की, तो पता चला कि जो उसकी फाइल बनी थी पोल पोट की, उसमें उसे क्या सज़ा दी जाए ये भी पहले से ही तय था। यानी उस पर चार्ज नहीं लगे, मुकदमा शुरू होने से पहले ही ये तय था कि इसे फांसी की सज़ा देनी है, इसे ये करना है। इसी तरह आप देखेंगे कि सद्दाम हुसैन के साथ भी यही हुआ। सद्दाम हुसैन को जब पकड़ा गया तो उसकी भी अदालत में सबको पता था क्या होगा, लेकिन मध्य प्रदेश, गुजरात में जो स्थिति है या यूपी में जो स्थिति है वो उससे ज़्यादा बदतर है। वो कम से कम अदालत का नाटक तो करते थे कि भाई ये जज है, ये वकील है, ये मुजरिम है। यहाँ तो ना वकील है, ना दलील है, ना अदालत है, सिर्फ एक फैसला है कि इस आदमी ने पत्थर फेंका और इसको जो है मकान को इसको ढा दो। तो ये ढाना जो है ये वास्तव में मकान नहीं ढाए जा रहे, ये हिंदुस्तान का संविधान ढाया जा रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी सीरियस बात कह रहे हैं कि संविधान को ढाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रैम्पल्ड अपॉन किया जा रहा है, तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है एक्सेप्ट सीपीएम, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। और कोई जो है सोसाइटी में बहुत कम लोग रह गए, आप जैसे गिने चुने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, चाहे वो किसी के फ़िरक़े के साथ हो रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो है तो वो कर रहे हो, डिमोलिश कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही बड़ा सीरियस मामला है। देखिए, विपक्ष के साथ 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत यह है कि विपक्ष जो है जो बात कहता है उसको कोई सुनता नहीं है, कोई मीडिया उसको छापेगा नहीं। मीडिया जो एजेंडा है वो एक तरह से समझिए जैसे मीडिया का, आप मीडिया के आदमी हो, आपको काम करने का तरीका पता है। हर मीडिया हाउस में सुबह बैठक होती है 11 बजे कि भाई आज की, या 12 बजे जो भी टाइम है, कि आज का हमारा मुद्दा क्या है, हम किस चीज़ पे वो करना है, उसी हिसाब से वो जो है रिपोर्टरों को या लोगों को ड्यूटी पे लगाते हैं। आज के समय में नागपुर से आरएसएस की तरफ से या पीएमओ की तरफ से या बीजेपी का जो आईटी सेल है उसकी तरफ से एक मेमोरेंडम सारे मीडिया हाउसों को जाता है कि आज आप पर जो है बहस जो है महंगाई पे नहीं करनी। किसी मीडिया हाउस ने महंगाई पे बहस नहीं की, किसी मीडिया ने कोई ऐसी बहस, सार्थक बहस नहीं की। बुलडोज़र पे बहस करते हैं, लेकिन बुलडोज़र में भी इस तरह की बहस करते हैं कि ताकि आप आतंकित हो जाएं कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, आपके घर पे भी बुलडोज़र चला देंगे। तो बुलडोज़र चलाने के लिए ये उसकी खबरों को आज के समय में विपक्ष को आप जगह ही नहीं देते। दूसरी बात यह है कि विपक्ष वाले भी थोड़े नकारा हैं। जब हम शुरू में राजनीति करते थे तो हम रोज़ जो है अपनी रिलीज सारे अखबारों को जारी करते थे। कई बार वो छापते थे, कई बार नहीं छापते थे। तो वो कई बार मुझे कहते थे जी आप हमें रोज़ रिलीज़ देते हो, हम तो इसे कूड़े में फेंक देते हैं। तो एक बार मैंने दिल्ली में बिल्डर थे, उनकी एक डायरी मुझे मिली जिसमें उसने लिखा था कि मैं फ़लाने फ़लाने पत्रकार को फ़लाने फ़लाने अखबार के इतना पैसा रिश्वत देता हूँ। जब वो मिली तो मैंने उसको जारी किया, किसी ने नहीं छापा। मैंने उसका पोस्टर छपवाया। पोस्टर छपवाने के बाद मैंने उस पोस्टर को सब जगह लगा दिया। तो जब मैं अपनी रिलीज़ देने, संडे टाइम्स एक अखबार होता था, सच सोनी उसके एडिटर होते थे, तो उनको देने गया तो उन्होंने कहा कि हमारे अखबार ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, हम आपकी खबर नहीं छापेंगे। मैंने कहा जी आपने मुझे ब्लैकलिस्ट क्यों कर दिया है? बोले आपने हमारे पत्रकार के बारे में छापा है कि बिल्डर से रिश्वत लेता है, इसलिए हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो मैंने सच सोनी को कहा मैं अगर कोई ऐसा काम करूं जिसके बारे में आपको खबर छापनी पड़े तो आप क्या करोगे? कहता आप क्या करोगे? मैंने ये 93 की बात है, मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को एक दिन तमाचा मारूंगा और तमाचा जब मारूंगा तो आपको मेरी खबर छापनी पड़ेगी। तो उसने कहा हैं कैसी बात करते हो, जैसे असंभव बात। जब मैंने जेएमएम एमपी ब्राइबरी केस डाला नरसिम्हा राव पे रिश्वत का, और वो रोज़ खबर छपती थी कि सांसद रिश्वत कांड में, उसमें नरसिम्हा राव को और बूटा सिंह को सजा भी हुई। 31 एमपी उसमें अभियुक्त थे, 9 जो है जो चीफ मिनिस्टर थे वो उसमें अभियुक्त थे, 17 जो है SR वगैरह जितनी भी बड़े इंडस्ट्रीज हाउस हैं ये उसमें अभियुक्त थे। तो जब मेरी खबर छपी, एक दिन उनका जो एक स्टिंगर था वो या रिपोर्टर था, बोला भाई साहब एक एक्सक्लूसिव खबर दे दो, हमारे अखबार में जेएमएम के नहीं छपी। तो मैंने उसे एक्सक्लूसिव खबर दी, फ्रंट पेज पे छपी। जब छपी तो मैं सच सोनी के पास गया, मैंने कहा देखो आपने कहा था मैं आपकी खबर नहीं छापूंगा, आपने कहा था, ब्लैकलिस्ट कर दिया, अब आपने फ्रंट पेज पे छापी है। तो खबर में जान होनी चाहिए। विपक्ष को सीखना पड़ेगा कि हमारी खबर में जान कैसे हो। अगर आप वो नहीं सीखते, मैंने जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन हिंदुस्तान में किए, हर अखबार में फ्रंट पेज पे छपते थे। हमने हाथियों का जुलूस निकाला, बेरोजगार लोगों ने डिग्री पहनकर जो है बूट पॉलिश की, हमने यानी बोफोर्स तोप के ऊपर बहुत सारे बोफोर्स तोप, गुब्बारे, बोफोर्स केक, ये सब किए, और हर चीज़ हमारी छपती थी दुनिया में।
और हिंदुस्तान में नहीं छपती थी, न्यूज़ वीक में छपती थी, टाइम मैगजीन आती थी उसमें छपती थी। और जब हमने एक बार सिगरेटों को लेकर एक आंदोलन चलाया कि बच्चों की सिगरेट भी होनी चाहिए, माँ की है MS सिगरेट एक आई थी, डालमिया ने निकाली थी, तो हमने कहा बच्चों के लिए भी सिगरेट होनी चाहिए। तो हमने वो डेमोन्स्ट्रेशन किया, वो इतना फेमस हुआ कि 30 मई को जिस दिन हमने वो जुलूस किया उसकी फ़ोटो जो है फ्रंट पेज पे टाइम्स मैगजीन में छपी और UNO ने उसे एंटी टोबैको डे एक्सेप्ट किया। तो आपके अंदर प्रतिभा होगी, अकल होगी, तो खबर को कोई रोक नहीं सकता। अब इस वक्त जो वो सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है, जो डेवलप क्या बड़ी ख़तरनाक से ख़तरनाक होती चली जा रही है। जो एक तरफ माशी जो है इकनॉमिक जो है तो बेचैनी फैली हुई, अनरेस्ट है, एक तरफ सोशल अनरेस्ट है, सब कुछ अनरेस्ट है। अब उसको डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल जो है एंगल लाया जाता है, कम्युनल कलर दिया जाता है। तो इसको जो है ये करने के लिए क्या कहेंगे, इसको रियल इश्यूज़ पे लाने के लिए मुल्क को फिर से जो है रियल इश्यूज़ क्या करना क्या चाहिए आप जो है। देखिए, लोगों की असली समस्या हर आदमी जानता है कि वो सरकार से परेशान है, हर आदमी जानता है हर जो डिपार्टमेंट उसमें भ्रष्टाचार है, हर आदमी को चाहता है कि उसे नौकरी मिले। अभी कल एक लड़की ने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे कूद कर जो है जान दे दी। वो क्यों दे दी? क्योंकि उसके माँ बाप जो है गूंगे और बहरे थे। वो बेचारी अपने शहर से दूर से दिल्ली में नौकरी करने आई, गुड़गांव में नौकरी करती थी। 1 महीने पहले उसकी नौकरी छूट गई। वो दोबारा नौकरी की तलाश में दिल्ली आई और निराश होकर उसने जो है बिल्डिंग से कूद कर जो है अपनी जान दे दी। तो नौजवान जिस देश में बिल्डिंगों से कूद कर जान दे रहे हों, जिसमें रोज़ हम पढ़ते हैं कि व्यापारियों ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया, परिवार को गोली मार दी, परिवार को जो है ख़त्म कर दिया, तो किस लिए? क्योंकि नोटबंदी हुई, उससे उनका दिवाला निकल गया, GST आई, उससे दिवाला निकल गया, लॉकडाउन हुआ, उससे उनका दिवाला निकल गया। तो भूख जो पेट की है वो एक बड़ा मुद्दा बननी चाहिए। उसे ये लोग बनाते इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग मर जाते हैं उसमें लोग कहते हैं जी बड़ा बुरा हुआ। हर आदमी जो है आज के समय में सरकार से परेशान है। आप किसी भी आदमी से पूछो कि भाई तू परेशान है? जी बहुत परेशान हूँ। लेकिन तू जो है मोदी जी को जिम्मेदार मानता है? बिल्कुल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जी मोदी जी विकास कर रहे हैं। विकास क्या कर रहे हैं कि देखो जी उन्होंने सड़कें बना दी है। अब मैंने कहा सड़क बन गई लेकिन तेरा पैर गाल जो था वो तो पिचक गया। हर आदमी को सुबह उठकर शीशे में अपनी फ़ोटो देखनी चाहिए। अगर उसके चेहरे पे खुशी नहीं है, चेहरे पे निराशा है, मुंह पिचका हुआ है, पेट पिचका हुआ है, हड्डियों का ढांचा है, उसके बच्चों को दूध नहीं मिलता, तो उसे समझना चाहिए इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि उसको बनाने में तुमने वोट दिया। तो मैं हर आदमी से ही पूछता हूँ भाई तू कोई भी मेरे पास समस्या लेके आता है कि मैं पुलिस से परेशान हूँ, कारपोरेशन से परेशान हूँ, महंगाई से परेशान हूँ, बेरोजगारी से परेशान हूँ, तो मैं उससे पूछता हूँ वोट किसको दिया। अगर वो कहता है जी मैंने BJP को वोट दिया, मैंने मोदी जी को वोट दिया, तो मैंने इसका जिम्मेदार तू खुद है। जब तक तू अपनी गलती नहीं सुधारेगा तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, तेरी मदद भगवान भी नहीं कर सकता। क्योंकि गलतियां सुधारने के लिए सरकार हमने ऐसी बनाई है कि सरकार लोगों के जीवन को सुखी बनाए। लेकिन सरकार जो है अगर खुद गुंडों की तरह बर्ताव करती है, खुद मुद्दों को भटकाती है, तो आप समझो सरकार नहीं है, ये डाकुओं का गिरोह है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार साहब साला से बात करने के लिए। ये थे रविंद्र कुमार साहब जिनका कहना ये है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है उसका जो है पाबंदी से मुकाबला किया जा सकता है, बशर्ते ये है कि हमारे इश्यूज़ में जान हो। कैमरामैन जीशान राही के साथ अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।